नमस्ते दोस्तों, यूपी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। उत्तर प्रदेश बिजनेस का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। सिर्फ स्टार्टअप्स ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी उत्तर प्रदेश को अपने हब के तौर पर, अपने बेस के तौर पर चुन रही हैं। इसी तरह की एक कंपनी है हाइसेंस। हाइसेंस इंडिया के सीईओ पंकज राणा जी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी कंपनी ने आखिरकार उत्तर प्रदेश को क्यों अपने बेस के तौर पर चुना, उत्तर प्रदेश किस तरह से बिजनेस के रूप में आगे काम कर रहा है और इनकी कंपनी किस तरह से एक ग्रोथ इंजन में कंट्रीब्यूशन अपना देगी भारत के अंदर। इन सब विषयों पर इनसे बात करेंगे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। तो ये एक तरीके से हम आजकल इन दिनों बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ, जिससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो यूपी की उड़ान है, कितने उड़ान भरने वाली है या किस तरह की उड़ान भर रही है। तो सबसे पहले तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप लोगों की कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, आप लोग इंडिया में ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप ही के कंधे पे सारी जिम्मेदारी है भारत की, तो उत्तर प्रदेश क्यों? Okay, first of all, thank you Rishi ji for this interaction and for UP तक also. एंड जैसा कि आप जानते हैं हाइसेंस का हमारा हेड ऑफिस अभी नोएडा में है, नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश में है। सो उत्तर प्रदेश हमने क्यों चुना? बिकॉज अगर हम पूरे जियोग्राफिकल सिनेरियो को देखते हैं इंडिया में, तो यूपी एक ऐसी स्टेट है जो पूरे इंडिया के जीडीपी का अराउंड 8% कंट्रीब्यूट करती है। और पिछले 5 से 6 सालों में इंडिया ने स्पेसिफिकली मेक इन इंडिया में, आत्मनिर्भर भारत में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। इस प्रोग्रेस में यूपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आई, जैसे कि स्मार्टफोन्स, टीवी, एयर कंडीशनर, इवन बहुत सारे और प्रोडक्ट लाइक वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, यूपी उसका एक हब बनता जा रहा है। तो यूपी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारण नॉट ओनली हाइसेंस बट बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स अपनी इन्वेस्टमेंट यूपी में करते जा रहे हैं। एंड देयर आर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ ड्यूरिंग हमारी डिस्कशन शेयर करना चाहूँगा कि यूपी एक ऐसा फेवरेट और मे बी जिसमें से 360 डिग्री, जिसको बोलते हैं कि 360 डिग्री बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैसे प्रोवाइड करता है। तो क्या खास चीज़ें आप यूपी में देख रहे हैं आज के वक्त में, चूँकि आप लोगों ने जब चुना होगा यूपी को अपने एक बेस के तौर पर या हेडक्वार्टर्स के तौर पर, तो कई सारे पैरामीटर्स रहती हैं कंपनियों की। चूँकि आपकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, तो ऐसे में यूपी के लिहाज से अगर हम देखें तो वो किस सेक्टर में ज़्यादा बेहतर है और उसको चुनने के कारण जो रहे हैं, अगर वो बताना पसंद करें आप तो। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो हाइसेंस का इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, जिनके साथ हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की डिस्कशन कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग लगाने जा रहे हैं, वो है ईपैक ड्यूरेबल। सो ईपैक ड्यूरेबल का हेड ऑफिस इटसेल्फ नोएडा में ही है। और स्टार्टिंग से ही ईपैक का जो भी उनका हेड ऑफिस रहा है या जो उनकी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रही हैं, वो सब यूपी से ही जुड़ी रही हैं। और अगर मैं यूपी में भी बात करूँ स्पेसिफिकली, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, अब आपने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा कि यूपी क्यों और यूपी में कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में आगे बढ़ता जा रहा है यूपी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया पिछले कुछ सालों के बीच में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जा चुका है। आज हम देश में सिर्फ मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करते बट एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो आज यूपी का मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट में, अगर मेरा डेटा ठीक है, तो अराउंड 40 से 45% तक कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो नॉट ओनली मोबाइल फ़ोन्स बट जैसे कि बाकी प्रोडक्ट लाइक टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में भी यूपी का एक बहुत बड़ा योगदान है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में ऐसे काफ़ी ईएमसी क्लस्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स हैं, जहां गवर्नमेंट बहुत अच्छी सब्सिडीज़ और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ किया जा सके ओवरऑल। अच्छा, नहीं, मैं इस पर आता बाद में, लेकिन आपने चूंकि इसका जिक्र कर दिया मुझे, तो अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के रूप में देखूं, तो उत्तर प्रदेश क्या कितना पोटेंशियल आपको दिखाई पड़ता है कि एज अ यूपी जैसा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का रोल और फिर उसमें यूपी का रोल किस तरह से देखते हैं आप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो जैसे कि मैंने भी बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बिल्ड कर रही है जिससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो। मैं आज की डिस्कशन अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन इंडस्ट्री तक ही सीमित करूंगा, तो मैं उस पर फोकस करते हुए आपको ये बताता हूँ कि ओवरऑल इंडिया में अब
90% प्लस और इवन 95% फ़ोन जो इंडिया में बिकते हैं वो सब इंडिया में बनते हैं। बट ये सिचुएशन आज से 6 से 7 साल पहले नहीं थी। फ़ोन्स मैक्सिमम इंपोर्ट होता था इंडिया में और इंडिया में बेचा जाता था। आज इंडिया में गवर्नमेंट ने सबसे पहले मेक इन इंडिया की पॉलिसी में PLI स्कीम देनी शुरू करी कि आप फ़ोन्स को इंडिया में बनाना शुरू करो, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करो, विच वॉज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली। दैट वाज द स्टेज 1। अब हम उसमें सेकंड स्टेज की तरफ आते जा रहे हैं जिसे कहते हैं कि ECMS, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो इसमें जो मोबाइल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि कैमरा मॉड्यूल हो गया, बैटरी हो गई, इवन दी मोबाइल का जो एनक्लोजर हो गया जिसको हम कवर बोलते हैं, वो सब भी लोकल लेवल पे कस्टमाइज़ होना शुरू हो गया। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि यूपी का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल एक्सपोर्ट में अराउंड 40% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया में हो चुका है। अब यूपी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं और कौन से अदर फैक्टर्स हैं जो यूपी को फेवरेबल करते हैं, तो आगे चलते हुए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो यूपी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए अच्छा है, या यूपी में टैलेंट बहुत आपको मिल रहे हैं, या फिर एक ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है यूपी के अंदर? मैं ये बोलूँगा कि सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मैं बोलूँ कि सिर्फ ये चीज़ है। तो मैं आपको इसका आंसर ऐसे देता हूँ कि यूपी में ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग का बेस है। मैन्युफैक्चरिंग का बेस होने से क्या होता है कि सिर्फ आपको एक जो स्किल्ड मैन पावर है वो मिल जाती है फैक्ट्री का ऑपरेशन चलाने के लिए। दूसरा, सिर्फ यूपी में फ़ोन की या टीवी की या वॉशिंग मशीन AC की सिर्फ असेंबली नहीं हो रही है, अब उसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई है। और यूपी में 2000 से ज़्यादा MSMEs हैं। ये MSME क्या करते हैं, जो टीवी में या फ़ोन में या वॉशिंग मशीन में जो प्लास्टिक पार्ट यूज़ होता है, रबड़ का पार्ट यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जो आपको बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ जैसा कि हमने डिस्कशन शुरू की, ऐसा नहीं है कि बड़े ब्रांड लाइक हाइसेंस, ग्लोबल ब्रांड ही यूपी में आ रहे हैं। यूपी में जब मैन्युफैक्चरिंग आ रही है तो MSME का जो ग्रोथ है वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर हो रहा है। और ये MSME ही है जो एक पार्ट्स सप्लायर बन के, कंपोनेंट मेकर बन के सब कंपनीज को सप्लाई कर रहे हैं। सो ये एक दूसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यूपी में। तो विच इज़ प्रमोटिंग द ग्लोबल कंपनीज लाइक अस टू प्लान आवर इन्वेस्टमेंट्स इन द यूपी। ओके। और किसी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट के लिए अगर देखा जाए तो क्या फैक्टर्स रहते हैं इस तरह के हब्स को चुनने में? मतलब कि किस तरह के फैक्टर्स आप लोग अपने प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रखते हैं कि क्या होना चाहिए? लोकेशन अच्छा होना चाहिए, स्कीम्स अच्छी होनी चाहिए, पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, तो वो कैसे आप लोग चुनाव करते हैं उसका अगर आप बताना पसंद करें तो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से। तो सबसे पहली चीज़ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए यूपी की अपनी एक पॉलिसी है, यूपी EMP प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। इसके अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट 40,000 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट यूपी में लाना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ 6,000 करोड़ प्लस के प्रोग्राम ऑलरेडी अप्रूव कर दिए हैं। अब जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं आपको ऐसे देता हूँ। पहला चीज़ जो कोई भी कंपनी लाइक हाइसेंस जो सोचती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, तो स्टेट लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को करने के लिए आपको केपेक्स में क्या बेनिफिट मिलता है, आप जब प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन लिंक आपको इंसेंटिव्स कैसे मिलते हैं, आपका SGST का रिफंड क्या है। तो ओवरऑल पॉलिसी लेवल के ऊपर कंपनी जब एक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग लगती है तो ये 20-25 साल और एक बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लगती है, तो ओवरऑल आपको पॉलिसी लेवल के ऊपर जिसका ऑफ कोर्स बेनिफिट आपको आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के बीच में आता है, फैक्ट्री को ऑपरेशंस में आता है, उसमें मिलता है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। दूसरा बड़ा पॉइंट जो यूपी अट्रैक्ट कर रहा है आज ग्लोबल ब्रांड्स को, सेकंड जो कि मैंने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी ITI लेवल पर स्किल्ड मैन पावर है। और ऑलरेडी काफ़ी सारे, अगर मैं आपको बताऊं, 60 से 70 कंपनीज़ के ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं यूपी में। तो वहाँ एक अवेलेबल स्किल्ड मैन पावर है और नई स्किल्ड मैन पावर आती जा रही है। तो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें एक जिसे कहते हैं हम वाइट कॉलर के साथ साथ हमें ब्लू कॉलर की भी ज़रूरत है। उसके बिना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा, पिछले कुछ सालों में, जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ, पिछले 5 से 6 साल में अगर मैं स्पेसिफिकली यूपी की बात करूँ तो जो स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्टेट लेवल की पॉलिसी जो कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा फॉर यूपी स्पेसिफिकली, इन इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यूपी दूसरे नंबर पर है।
विच इज़ जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को इंडिया में आने के लिए मे बी पहले क्लियरेंसीज में बहुत दिक्कत आती थी, एनओसीज में बहुत दिक्कत आती थी, तो आज ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग तो देखिए ग्लोबल मार्केट देखते समझते हैं, काम भी आप लोगों का ग्लोबल ही है। इंडिया में आप ऑपरेशंस हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ आप देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप इंडिया के अदर स्टेट्स देखते हैं और आप यूपी देखते हैं, तो उसमें यूपी कहाँ स्टैंड करता है अपनी पॉलिसीज़ को लेके? क्या वो मतलब कि दूसरे राज्यों से ज़्यादा बेहतर करता हुआ आपको दिख रहा है? यूपी डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, बट मैं रैंकिंग में आपको कंपेयर तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं ये ज़रूर इसका जवाब ऐसे ज़रूर दे पाऊंगा कि यूपी एटलीस्ट टॉप 3 स्टेट्स के बीच में तो है इंडिया में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आ भी रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर में भी आएगी, और जहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई, तो मैं उसमें एक ऐड करना चाहूँगा। जैसे यूपी में एक स्पेसिफिक, जैसे निवेश मित्रा एक प्रोग्राम है, करेक्ट। निवेश मित्रा क्या करता है कि कंपनीज़ को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करता है। आपको 40 या 35-40 जो एनओसी चाहिए होते हैं फैक्ट्री को लगाने के लिए, वो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन में मिल जाते हैं, आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपी विच कम्स अंडर की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत आसान काम कर रहा है। बिकॉज किसी भी नई कंपनी को जब किसी एक स्टेट में जाना है, तो उसको वहाँ का, जिसे कहते हैं ना कि लोकल रेगुलेशंस को समझना, लॉज को समझना, कानून को समझना, और फिर उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जितना आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि एक तो होती है पॉलिसी, कि जैसे यूपी की एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम है। दूसरी चीज़ होती है कि पॉलिसी को मान लो एज अ कंपनी मैंने फॉलो किया, तो उस पॉलिसी को फॉलो करने के बाद मुझे इंसेंटिव्स की डिसबर्समेंट कितनी टाइमली मिलती है। मान लो मुझे एसजीएसटी का रिफंड चाहिए, तो एसजीएसटी का रिफंड कितने टाइम में मुझे मिलेगा, केपेक्स का रिफंड मुझे कितने टाइम में मिलेगा। तो अगेन मैं इसको नंबर वाइज या रैंकिंग वाइज ना बताते हुए ये जरूर बताना चाहूँगा कि यूपी एज अ स्टेट उन सब चीज़ों में बहुत आगे है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5-6 सालों में कुछ बदलाव भी आपको देखने को, बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपने एक सिंगल विंडो सिस्टम बताया कि काम कर रहा है वो, इसके अलावा जो रिफंड्स की आप बात कर रहे हैं कि वो बेहतर है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि किसी भी कंपनी के लिए पॉलिसी सबसे पहली ज़रूरी है कि वो किस तरह से आपको स्टेट कितना आपके साथ वेल मैनर्ड बिहेव रख रहा है, आपके और आपके साथ कॉपरेट कर रहा है। आज के टाइम में जब हम एक तरफ दुनिया देखते हैं और एक तरफ भारत देख रहे हैं, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग में भारत लगातार मेहनत कर रहा है और अलग-अलग स्तर पर कर रहा है। यूपी को पहले भी आप आंकते होंगे, अब भी आंकते होंगे, तो एक बड़ा रिवाइवल देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो क्या एक बड़ा रिवाइवल हो रहा है यूपी के अंदर, या जो उसका जो पोटेंशियल था उसको अनलॉक किया है इन लोगों ने? देखो, रिवाइवल तो पूरे इंडिया के लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 5 से 6 साल में हुआ है, और यूपी का रिवाइवल काफ़ी और फास्ट हुआ है। मैं इसका आंसर ऐसे दे सकता हूँ। और आपके सामने ही बहुत सारी कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोटिव में यूपी में आ रही हैं। अगेन मैं फिर से इसी बात को बोलूँगा कि सिर्फ कंपनियाँ नहीं आ रही हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे स्मार्टफोन्स को बनाने के लिए, उसके अंदर कम से कम 40 से 50 अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो क्या वो पार्ट्स बनाने की कंपनियां भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ आ रही हैं, तब उसको एक बड़ी सक्सेस माना जाता है। जैसे कि हमने आज से 20, 25, 30 साल पहले देखा कि सुजुकी मारुति इंडिया में आई, बट सुजुकी मारुति सिर्फ इंडिया में नहीं आई, सुजुकी मारुति के साथ 100 से ज़्यादा कंपनियां वो भी आई जो उसके पार्ट्स बनाती हैं। जी, कोई उसका स्टीयरिंग बनाता है, कोई उसका सीट बनाता है, कोई उसका सस्पेंशन बनाता है, कोई शीट मेटल बनाता है। तो ये जो पूरा, इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। सो फॉर एग्जांपल हाइसेंस एज अ ब्रांड अगर इंडिया में आता है और बोलता है कि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। क्या मेरे टीवी को बनाने के लिए टीवी के जो पार्ट हैं, जैसे उसमें एक एग्जांपल पावर अडॉप्टर आ गया, केबल आ गई, एनक्लोजर आ गया, मोल्डिंग आ गई, पैनल आ गया, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे पैसिव कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, तो उसका सप्लाई चेन कैसा है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग जस्ट इन टाइम है। और फिर प्रोडक्ट बनने के बाद क्या आपके पास आसपास थर्मोकोल की फैक्ट्री है, पैकेजिंग की फैक्ट्री है, लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कैसा है, आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो हर चीज़ प्ले करती है।
तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था उसको मैं आंसर इसी तरीके से ही करूँगा कि इंडिया ने ओवरऑल काफ़ी डेवलप किया है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर के बाद पिछले 5 से 6 सालों में, और यूपी जब हमने इवेल्युएट किया तो हमेशा टॉप 3 में रहा है। हाँ, और आप बता भी रहे हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तेज हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तमाम चीज़ें। अगर मैं आपकी कंपनी के बारे में पूछूं तो एज अ मार्केट इंडिया, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें हैं भारत पर, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इंडिया को एज अ मार्केट जब अगर आप लोग एक्सप्लोर करते हैं, आपकी कंपनी चूँकि वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स कंपनी है, तो उसको कैसे आप इवेलुएट करते हैं इंडिया को एज अ मार्केट, और जिस तरह के प्रोडक्ट्स आप तैयार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो आपके प्लान्स हैं, वो कितना इंडिया के अंदर कितना मार्केट एक्सप्लोर करेंगे आप लोग उसमें? देखो, इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम सबको मालूम है कि इंडिया के पास अपना एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बेस है, करेक्ट। ये पॉपुलेशन बेस का मतलब है कि ये हमारी खुद एक कैप्टिव ऑडियंस है जो हमारा प्रोडक्ट खरीदती है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में हम देश विदेश में देख ही रहे हैं कि किस टाइप की जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, बट ये सब होने के बावजूद भी इंडिया की जीडीपी 6 से 8% के बीच में ग्रो कर रही है, करेक्ट। और अगर हम देखते हैं जीडीपी के साथ साथ जो हमारा मिडिल क्लास का इनकम है, मिडिल क्लास की इनकम है, वो भी ग्रो कर रही है। और गवर्नमेंट इन चीज़ों को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीज़ों को और पुश करने के लिए नई नई चीज़ें कर रही है। अगर आपको ध्यान हो तो दिवाली से 1-1.5 महीना पहले गवर्नमेंट ने जीएसटी को भी कम किया। कार में जीएसटी कम हुआ, टीवी में जीएसटी कम हुआ, एयर कंडीशनर में जीएसटी कम हुआ। तो जीएसटी कम होने का सिंपल मतलब है कि जो प्रोडक्ट आपको एग्जाम्पल 10,000 रुपये में मिलता था, अगर उसका जीएसटी 8% कम हो गया तो अब वो आपको 9,200 रुपीज़ में, 9,200 रुपये में मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें देश के लेवल पे आप देख रहे हो कि हो रही हैं कि जिससे हमारी लोकल कंजम्पशन बढ़े। अगर आपको याद हो कि 2025 में एक और रिफॉर्म किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पर टैक्सेशन स्लैब को भी कम किया था। हाँ, तो टैक्सेशन स्लैब से भी जो लोगों की इनकम 5 लाख 10 लाख रुपए से कम है तो उनको कैश इन हैंड ज़्यादा आना शुरू हुआ। तो बहुत सारे रिफॉर्म टाइम के साथ हो रहे हैं। हम सब जानते हैं हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और कुछ भी चीज़ 1 साल 2 साल 3 साल के प्रोग्राम में नहीं हो सकती। ये 10 15 20 साल लगेंगे ओवरऑल चीज़ों को और स्पीड से आने में। बट फंडामेंटल्स के ऊपर काम हो रहा है, बेसिक्स के ऊपर काम हो रहा है, तो चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ओके, अब जब वापस से यूपी पर अगर हम बात करें तो यूपी सरकार ने एक पॉलिसी को बहुत प्रमोट किया, अपने कैंपेन को बहुत प्रमोट किया है, वो है एक जिला एक उत्पाद, जिसको हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं। ये इसको अगर लोकल इकॉनमी की हम बात करें तो वो उससे कितना वो उसको एक स्ट्रॉन्ग पुश देता हुआ आपको दिखता है? इस तरह की पॉलिसीज़ क्या वाकई में लोकल इकनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकती हैं? देखो, मैं 2 चीज़ों इसका आंसर ऐसे दूंगा कि पहले तो किसी भी जैसे मैं खुद सेल्स और मार्केटिंग भी कंपनी का ड्राइव करता हूँ, तो पहले किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो मुझे लगता है जो कि यूजुअली कॉर्पोरेट ऐसा काम करते थे, जैसे अब गवर्नमेंट भी सोचती है और काम करती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि एक ज़िले में किसी एक प्रोडक्ट जो अच्छा बनता है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इससे कहीं ना कहीं फोकस दिखता है और अप्रोच दिखती है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो वहां पर 2000 से ज़्यादा एमएसएमई हैं। अगर मैं बिल्कुल मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे एमएसएमई ऐसे हैं जो प्लास्टिक पार्ट बनाते हैं, रबड़ पार्ट बनाते हैं, मेटल पार्ट बनाते हैं, पीसीबी के ऊपर काम करते हैं। तो वो एक फोकस अप्रोच आती है। यूपी में एक जगह है एग्जाम्पल मुरादाबाद, तो मुरादाबाद में मेटल का बहुत सारा काम होता है, करेक्ट। तो अगर उस एरिया को फर्दर इम्प्रूव किया जाता है अंडर दिस पॉलिसी, जो कि किया जा रहा है इस पॉलिसी में, तो जो वहाँ पर उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति और मिड साइज़ उद्योगपति, तो उन सबको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मुझे समझ आया और जो मैंने देखा भी कि स्किल को एनहांस किया जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो और यूपी से बाहर निकाल के इंडिया की बाकी स्टेट्स में कैसे प्रमोट कर सकते हो और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट्स को भी कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के 3 फेज़ इंडिया में होंगे इवेंचुअली। पहला फेज़ था कि हमने यहाँ पर बनाना शुरू किया, दूसरा अब हम उसके पार्ट्स को बनाएंगे जिसको ECMS प्रोग्राम। थर्ड फेज़ आएगा जब हम इंडिया से मेजरली एक्सपोर्ट को फोकस करेंगे, जो चल रहा है पैरेलल में, बट एक वो फेज़ आएगा कि जैसे कुछ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़े इंसेंटिव्स देती हैं, तो वो सब इवेंचुअली इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग और
एक पावर हाउस बनाएगा। और आपकी इंडस्ट्री, चूंकि आपने बार बार एमएसएमईज का जिक्र किया हुआ है तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी इंडस्ट्रीज अगर उसका रोल बड़ा होता है, आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, तो उससे एमएसएमईज को कितना ग्रोथ मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा? आई थिंक बिना एमएसएमई कोई भी कंपनी हमारे जैसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मान लो आज मैं 1 लाख टीवी बनाता हूँ एक महीने में, और कल को मैं अगर 2 लाख टीवी बनाने शुरू कर दूंगा, तो मेरे टीवी के लिए जो थर्मोकॉल आ रहा है, पैकेजिंग आ रही है, प्लास्टिक टेप आ रही है, उसमें जो रबड़ पार्ट लग रहा है, मेटल पार्ट लग रहा है, वो सब एमएसएमई से आ रहा है। तो ये सिर्फ मेरी कंपनी के लिए नहीं है, कि जो भी कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, इंडिया की कंजप्शन को देखते हुए, एक्सपोर्ट्स को देखते हुए, तो बिकॉज एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं कर सकता, उसको डिपेंड होना ही पड़ेगा अपने सप्लायर इकोसिस्टम के ऊपर, जिसको हम एमएसएमई इकोसिस्टम बोलें, सप्लायर इकोसिस्टम बोलें। तो यही एक रीज़न था जहाँ से मैंने आपको बताया कि यूपी क्यों इंडिया में टॉप 3 में आता है, क्योंकि यहाँ पर वो सप्लायर पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। ओके। और बढ़ता जा रहा है और इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, चूंकि हमने इस बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात कर लिया, तो यूपी गवर्नमेंट को एज ए पॉलिसी अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें, 2-3 ऐसे चेंजेस जो करने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिससे और बूस्ट मिले, क्योंकि आपने ये कहा है कि सरकार बहुत एफर्ट्स कर रही है और उसका रिजल्ट्स देख रहे हैं, तो और उसको स्मूथ करने के लिए या वर्ल्ड लेवल में जो कंपटीशन है अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, उसमें अगर कुछ आप सुझाव देना चाहें अपनी तरफ से तो? बहुत सारे क्षेत्रों में ऑलरेडी काम हो रहा है, बट फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्किल्ड मैन पावर। तो किस तरह से गवर्नमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अरेंज करवाए और अलग अलग सेक्टर्स के लिए करवाए, ताकि और स्किल्ड मैन पावर डेवलप हो। बिकॉज मैन पावर जितनी स्किल्ड होगी उतना ही उनका पे स्केल भी बेटर होगा, उतना कंपनियों के लिए काम करना भी अच्छा होगा। एक तो ये है। दूसरा, पॉलिसी लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, चेंजेस लगातार होते जा रहे हैं, बट फॉर कंपनीज सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि अगर मुझे बोला गया है कि मेरा SGST रिफंड होगा या मेरे को कैपेक्स के ऊपर ये बेनिफिट मिलेगा, तो उसका अगर टाइमलाइन और फास्ट होना शुरू हो जाए, सो दैट, क्योंकि कोई भी कंपनी जो चलती है, कंपनी को चलाने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं कि आपका कंपनी का रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, या कैश फ्लो कितना है। कैश फ्लो के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसका रीइंबर्समेंट कितना तेज़ हो सकता है। और तीसरी एक चीज़, इंडिया अब प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, जिसे कहते हैं हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग को कैसे लाया जाए, कैसे उसके लिए फर्दर मोर इंसेंटिव्स प्लान किए जाएं। अभी यूपी गवर्नमेंट ने पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी, जिसको ECMS प्रोग्राम के अंडर भी पॉलिसी बनाई है कि एग्जांपल कैसे कैमरा मॉड्यूल बनना शुरू हो, PCB बननी शुरू हो, बैटरी बननी शुरू हो। तो दिस इज़ कॉल्ड, ये बेसिकली अपने आप में एक प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है। अच्छा, तो अगर अब जैसे कि हम अगर थोड़ा लिस्ट आउट करना चाहें, तो पहले किस चीज़ की तरफ ध्यान जाता है? लॉजिस्टिक्स पर पहले काम होना चाहिए, स्किल पर काम होना चाहिए, या जैसे कि बिजली लागत जो है कि उसका कितना कॉस्ट आ रहा है आपको अपने ऑपरेशंस रन करने में, उसको अगर आपको चुनना, सेलेक्ट करना हो, तो आप लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं? सब चीज़ें ज़रूरी हैं, बट अगर मैं उसको रैंकिंग से बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने बार बार यही बोला कि स्किल्ड मैन पावर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड ये की है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए की है कि बिना स्किल्ड मैन पावर और बिना मैन पावर के तो फैक्ट्री का ऑपरेशन रन ही नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या है, पावर के चार्जेस क्या हैं, फिर थर्ड ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है उस जगह पर काम करने के लिए, उस शहर में काम करने के लिए। फिर लॉजिस्टिक्स का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, कि आपका जब फॉर एग्जांपल जब आप टीवी बनाते हैं, एग्जांपल हम टीवी बनाने की कंपनी है, तो टीवी का कंटेनर मेरा पोर्ट से कितनी जल्दी फैक्ट्री तक पहुंच पा रहा है, फैक्ट्री में जब मेरा मटेरियल बन गया है वहाँ से जब मैं फैक्ट्री के मटेरियल को बाकी राज्यों में भेज रहा हूँ वो कितनी स्पीड से जा पा रहा है। तो हर चीज़ मैटर करती है। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि मान लो आज से 5 साल पहले नोएडा से जब कुछ फिनिश प्रोडक्ट बना, उस फिनिश प्रोडक्ट को नोएडा से बैंगलोर पहुंचने में मान लो पहले 4 दिन लगते थे, क्या अभी अगर वो 2 दिन लग रहे हैं, 2.5 दिन लग पा रहे हैं, तो अपने आप में ये कॉस्ट सेविंग है। तो ईच एंड एवरी फैक्टर प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल
फॉर कि कंपनी कैसे अपने आप को सस्टेनेबल बना सके और लॉन्ग टर्म के लिए बना सके। और इस तरह से जो एक इंफ्रा भी डेवलप किया जा रहा है, साथ में एक तरीके से आकर्षित भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ इंफ्रा भी डेवलप हो रहा है, जैसे कि जेवर के पास एक एयरपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जिसे कहा जा रहा है कि वहाँ एक बड़ा बिजनेस हब भी होगा वो, जिसके कारण बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी आप लोग पहले अपनी लिस्ट आउट करते हैं कि हाँ ये ज़्यादा बेहतर है, जैसा आप बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हर फैक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एयरपोर्ट के आने से ऑफ कोर्स आसपास बड़े होटल बनेंगे, नई फैसिलिटीज़ आएंगी, जो भी कंपनीज़ के चाहे वो बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे एक्सपर्ट्स हैं जो बाहर से ट्रैवल करते हैं, उनको रहने की फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, ट्रांजिट टाइम कम होगा। तो हर चीज़ प्ले करती है। अगर मैं अपने दिन के 2 घंटे बचा पाऊँगा कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में और वो काम पर लग पाएगा, तो हर चीज़ रोल प्ले करती है। तो लास्ट में पंकज, एक सवाल उन लोगों के लिए जो एक बड़ी कंपनी बनाने का ख्वाब रखते हैं, जो चाहते हैं कि वो कुछ बेहतर करें, तो यूपी के युवाओं को जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी तैयार करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वर्ल्ड के मैप में उनका नाम हो, उनकी कंपनी का नाम हो, क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं अपने अनुभव से उनको 2 से 3 चीज़ें ही बताना चाहूँगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है, तो उस पॉलिसी को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें कि आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं और आप उससे फ़ायदा लेके अपना जो आपका विज़न है, मैन्युफैक्चरिंग का अगर विज़न है या किसी भी और फील्ड में आने का विज़न है, उसको आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। सेकंड, युवाओं को, और इवन आज भी हमारे लिए दुनिया बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, कैसे हम नए स्किल सेट्स को सीख सकते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के बीच में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आना शुरू हो गया है। तो कैसे अपने स्किल सेट्स को फर्दर एनहांस किया जा सकता है, बिकॉज हर 2 से 5 साल के बीच में टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्किल सेट बदल रहा है। जो आज रेलेवेंट स्किल सेट है वो 2 से 3 साल के बाद उस स्किल सेट की महत्वता और कम हो सकती है। तो अपने आप को इम्प्रूव करते चलें। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 से 15 साल भारत के हैं, 20 साल भारत के हैं, और अगर हम सब मिल के और युवा भारत के मिल के एक बड़ा सपना अपने लिए देख सकते हैं, देश के लिए देख सकते हैं, तो बहुत बड़ी सक्सेस हम सब लोग मिलकर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें यूपी एक कंट्रीब्यूटर भी हो। यूपी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। यूपी भारत का 8% जीडीपी का कंट्रीब्यूटर है। हाँ जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और जो इस तरह की बड़ी कंपनियां हैं और वो यूपी को एक अवसर के तौर पर देख रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जब वहाँ स्किल्ड लेबर्स जो है, हाईली स्किल्ड लेबर्स है, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में किस तरह से यूपी ने काम किया है उसको एक्सप्लोर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम युवाओं को टिप्स भी दी है जो एक अपनी अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो यूपी के उड़ान कार्यक्रम है उसमें हमने ये बातचीत की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। धन्यवाद।